So hello students, welcome to EduTab. In today's class, we are going to take a look at previous year questions asked in EOAO exam of 2023. तो कंप्यूटर नॉलेज में पहले के क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, इट विल हेल्प यू टू फिगर आउट कि इस बार कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किन टॉपिक्स पे पर्टिकुलरली आपने ध्यान देना है और कौन से रिलेटेड टॉपिक है जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो लेट्स बिगिन आवर क्लास. Okay, before that, if you are preparing for this examination एंड यू हैव एनी डाउट, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे एग्जाम की प्रोफाइल से रिलेटेड हो, कोई भी डाउट अगर आपको है, सो एड्यूटैब विल हेल्प यू विद दैट. आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको बस डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ पे यू विल फाइंड द लिंक टू द वन स्टॉप सोल्यूशन. येस, एड्यूटैब हैव बॉट यू दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक जिसमें आपको आपके सभी क्वेरीज के आंसर मिल जाएंगे. आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है. दिस बुक इज एब्सोल्युटली फ्री. गो चेक आउट द लिंक एंड डाउनलोड दिस गाइड बुक. ओके, now the very first question is, which of the following tag is used to insert comments in the HTML source code. तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ we will see 10 questions, ठीक है, जो कंप्यूटर से थे या रिलेटेड थे, ठीक है, या फिर वहां से आंसर हो सकते हैं. एंड मोस्ट क्वेश्चन आप देखोगे कि अराउंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इस चीज़ों पे डिपेंडेंट है, ठीक है. आई डू अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन को आंसर करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं था, काफ़ी बारीक से ऑप्शन दिए गए हैं, बट येस, सबसे पहले आप समझिए कमेंट क्या होता है. अब कमेंट जब भी हम HTML सोर्स कोड में लगाते हैं, दैट मीन्स हम पूरी बॉडी से हट के उसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करें. जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, वी आर प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट, ठीक है. वी आर एडिंग सब कॉन्टेक्स्ट, वी आर एडिंग आवर ओन व्यूज टू इट. तो ये सब चीज़ें हम करते हैं. अब यस, HTML सोर्स कोड में क्या होता है, हर चीज़ लिखने के लिए यू हैव सम प्रोटोकॉल्स. तो आपने बताना है कमेंट के लिए क्या प्रोटोकॉल है वो. अगर आपको पता है, ठीक है, यू हैव सीन कि कभी भी हम कमेंट करते हैं तो दिस इज द नॉर्मल सिंबल दैट वी यूज, तो उसी चीज को आपने लिंक करना है. तो सबसे पहले आप एलिमिनेट करेंगे, सो यू विल कम टू ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. इन दोनों में से ही कोई करेक्ट आंसर होगा. अब कमेंट करने से पहले ही यू विल हैव टू टेल योर कंप्यूटर दैट यू आर गोइंग टू कमेंट. इसीलिए आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जहां पे द कोड विल लुक समथिंग लाइक दिस. अब जैसे ये आने के बाद ये सिंबल आता है, योर कंप्यूटर विल नो कि वट एवर you are going to write will be the comment and then you will close it. Okay, so option B will be the correct answer. Moving on, which one among the following is used to create an email hyperlink to a web page. आपको ऑप्शन दिए हैं मेल, मेल टू मेल, टू अंडरस्कोर मेल. अब यहाँ पे आपको देखना होगा, देखो यहाँ क्या होता है, इफ यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर हाइपरलिंक, तो क्या होता है, जो आप ईमेल एड्रेस उसके बाद एंटर करेंगी, ठीक है, जो भी सही आंसर है, जो भी आप हाइपरलिंक डालेंगे या प्रोटोकॉल यूज करेंगे, उसके बाद अगर आप अपना ईमेल एड्रेस डालते हो तो वो पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस एक हाइपरलिंक बन जाता है, ठीक है. अब आपने वो हाइपरलिंक फॉरवर्ड किया, अगली बार जब आप या कोई भी और उस हाइपरलिंक पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली जो नई प्रपोजिशन विंडो ओपन होगी उसमें टू के एड्रेस में वो यही वाला ईमेल एड्रेस कॉपी हो जाएगा. जैसे लेट्स से आपने यहाँ पे दबा रखा है xyz@gmail.com, ठीक है, आपने इसका हाइपरलिंक बना दिया. अब जैसे ही इस हाइपरलिंक पे क्लिक किया जाएगा, ये कॉम्पोजिशन विंडो ओपन होगी और इसमें ऑलरेडी xyz@gmail.com ये एड्रेस पहले से फीड होगा, ठीक है, एंड उसके बाद नया मेल कंपोज किया जाता है. तो वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो हाइपरलिंक बना देगा ईमेल एड्रेस को, दैट विल बी मेल टू, ठीक है, ऑप्शन बी. ये जो मेल टू है, ये जब आप एंटर करोगे, इसको रीड करते ही आपका कंप्यूटर समझ जाएगा कि आगे वाले को हाइपरलिंक बनाना है. ओके, मूविंग ऑन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बफर इन मेमोरी एरिया और डिस्क, स्पूल रेफर्स टू व्हाट. स्पूल हम किसे कहते हैं, सिंपल पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, सिंपल पेरिफेरल ऑपरेशन ऑफलाइन, साइमल्टेनियस peripheral operation online, simultaneous peripheral operation offline. The correct answer will be simultaneous peripheral operation online, ऑप्शन नंबर सी. अब मैं बताती हूँ ये स्पूल क्या होता है. देखो, स्पूल बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें जो आपका डेटा है वो आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गई, तो इन जो पेरिफेरल डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो हम अटैच करते हैं, तो प्रिंटर या फिर आपकी हार्ड डिस्क, ऐसे डिवाइसेस हैं, इनको
फीड करने से पहले डेटा को या प्रोसेस करने से पहले डेटा को कहाँ रखा जाता है, एक बफर जोन में रखा जाता है। अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे जो आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। अदरवाइज क्या होगा, अगर इस बफर जोन में ना रखा जाए तो आपने कोई कमांड दे रखी है, ठीक है, जब जब तक प्रिंटर उसको निकालता नहीं है तब तक आपके कंप्यूटर में कुछ और काम नहीं करेगा, क्योंकि पहले वो चीज़ पूरी होगी उसके बाद पूरी होनी चाहिए। लेकिन स्पूल के केस में क्या होता है, ये चीज़ को हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं। आपने बस क्या करना है, जैसे आपने डेटा को स्पूल कर रखा है उसके बाद वो डेटा बफर में सेव होगा, वो बफर में सेव हो गया, अपने पास अपने आप ही पेरिफेरल में जाएगा, बाकी के आपके ऑपरेशन चलते रहेंगे पैरेलल में, ठीक है। तो इसलिए हम डेटा को स्पूल करते हैं और इसमें क्या होता है, हमारे डेटा एफिशिएंटली मैनेज हो जाता है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जिसमें जो भी ऑपरेंड होते हैं उनके ऑर्डर से रिजल्ट चेंज नहीं होता है। कम्यूटेटिव लॉ को समझो आप। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि आपने यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे लिख रखा है नंबर x, यहाँ पे लिखा है y। अब चाहे पहले x आए या चाहे पहले y आए, रिजल्ट हमेशा सेम रहना चाहिए। मैं बहुत ही लेमन टर्म में आपको बता रही हूँ, तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ होता है। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन की तरह दे रखा है तो इसका मतलब यही है कि पहले a आए या पहले b आए, ठीक है, वो दोनों क्या हो गए, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। तो क्या हम जब a को b से मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम होता है जब हम b को a से मल्टीप्लाई करते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो कोई नंबर रख सकते हो, यहाँ पे 6 रख लीजिए, यहाँ पे 3 रख लीजिए, अगेन यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 भी जब आप यहाँ पे कर रहे हैं क्या आंसर सेम आता है, यस, 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, तो ये तो लॉ सही है, ठीक है। सिमिलरली आप a एंड b को प्लस माइनस में लेके प्लस प्लस में करके ले लीजिए, तो 6 प्लस 3 क्या इक्वल टू होता है 3 प्लस 6 के, 6 प्लस 3 9, 3 प्लस 6 9, यस। अब अगर हम ये, क्योंकि a और d ये दोनों सेम है तो ये भी ऑटोमेटिकली आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक कम्यूटेटिव लॉ है। अब चलते हैं सी में। सी में बोला गया है a माइनस बी एंड b माइनस ए। आप सिंपल लॉजिक लगा लो, 6 माइनस 3 क्या ये इक्वल होता है 3 माइनस 6 के, 6 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और वैसे ही आप 3 माइनस 6 करेंगे ये कितना आएगा -3। क्या -3 और 3 इक्वल होते हैं, नहीं, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यही बनेगा, क्योंकि इसमें आपसे जो पूछा गया वो है नॉट अ कम्यूटेटिव लॉ, सो दिस इज नॉट अ कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, विच OSI layer is responsible for managing the communication between computers in the network। अब सबसे पहले आपको ये देखना होगा आपसे किन लेयर्स की बात की जाती है। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कुछ लेयर्स से बनता है, ठीक है, कुछ लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में। हर लेयर एक तरह का टास्क करती है, ठीक है। जैसे कोर क्या है, कोर वैल्यूज डिपेंड करता है कि बेसिकली आपका जो सिस्टम है या जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या चीज़ें मैनेज करवाएगा, पेरिफेरल डिवाइस अटैच होंगे कि नहीं होंगे, उसमें GUI काम करेंगे कि कमांड काम करेंगे, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी आप लेयर बढ़ाते जाते हो उतने आप फंक्शन बढ़ाते जाते हो, बट येस कुछ कुछ स्टैंडर्ड लेयर होती है। अब आपसे पूछा गया है कि दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसको मैनेज कौन करता है ओवर द नेटवर्क। क्या वो नेटवर्क लेयर है, क्या ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, या फिर डेटा लिंक लेयर है। आप में से कुछ बच्चे पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर, वो नेटवर्क में क्लिक कर देंगे, आंसर गलत है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेशन लेयर। देखो सेशन लेयर क्या करती है, बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल कि जो दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच में कब नेटवर्क को स्टैब्लिश करना है, कब नेटवर्क को टर्मिनेट करना है, कब नेटवर्क को मैनेज करना है, ये सब काम आपका सेशन लेयर करके देता है, ठीक है। अब जब हम क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तब हम बाकी लेयर्स को भी बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका काम कौन करता है, ये आपका करता है सेशन लेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a security protocol, is not a security protocol। आपसे सबसे पहले पूछा गया है not a security protocol है, ओके। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपको पता हो, पहला तरीका क्या है कि आपको पता हो कि करेक्ट आंसर क्या है। दूसरा तरीका है कि आपको ये पता हो कि इसमें से कौन से आंसर नहीं होंगे। मैं दोनों तरीके से आपको बताती हूँ क्या है। सबसे पहले देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि नॉट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होगा, MIME। क्या होगा आंसर, MIME, क्योंकि ऑल्दो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल,
आपका ये जो प्रोटोकॉल है, अगर तो सबसे पहले आपको समझना है आपके लिए लेटेक्स क्या है। ठीक है, तो लेटेक्स क्या है बेसिकली, ये आपकी एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। अब हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, हम हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, बिकॉज देखो ये ना वहाँ यूज होती है जहाँ थोड़ी सी हमें फॉर्मेटिंग स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, प्लेन टेक्स्ट चाहिए होता है बट यस अच्छी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। जैसे कि इक्वेशन लिखने में अकेडमी में ये बहुत अच्छे से यूज होती है, मैथमेटिक्स में ये बहुत अच्छे से यूज होती है। तो अगर आप इक्वेशन वगैरह लिखना चाहते हो, इन दैट केस वी गो फॉर द लेटेस्ट टाइप ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब किसी भी मार्कअप लैंग्वेज को लिखने के लिए देखो हम क्या करते हैं, दिस इज आवर डॉक्यूमेंट बेसिकली। तो हम उसका कुछ कोड लिख के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देन उसमें कंटेंट लिखते हैं, देन कुछ कोड लिख के क्लोज करते हैं। तो आपको बोला गया है कि जब हम लेटेक्स का डॉक्यूमेंट हमने खोल रखा है तो उसमें हम इनमें से कौन से टैग को लिखते नहीं है। देखो आपके पास ऑप्शन क्या है, डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल, बिंग डॉक्यूमेंट, एंड डॉक्यूमेंट, बिगिन डॉक्यूमेंट, एंड डॉक्यूमेंट, एंड डॉक्यूमेंट स्टाइल। अब थोड़ा सा ऑल तो थोड़ा सा मतलब हर बार नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे देखो क्योंकि बिगिनिंग और एंड के लिए आपको एक एक कोड दे रखा है तो ये तो सही होगा। ठीक है, शुरुआत में एंटर करने से पहले कि कैसे कंप्यूटर पहचानेगा कि आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हो, उसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल यूज करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट स्टाइल आर्टिकल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल। इसीलिए जो अकेला टैग हम यूज नहीं करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट स्टाइल आर्टिकल। मैं आपको थोड़ा सा और इजी करके बता देती हूँ। देखो अगर मैं लेटेक्स में कुछ लिखना चाहती हूँ, सो हाउ आई विल स्टार्ट माई डॉक्यूमेंट, आई विल स्टार्ट इट लाइक डॉक्यूमेंट क्लास ब्रैकेट article। ठीक है, I'll write it like this, then I'll write document begin, फिर ब्रैकेट में एक्चुअल में I'll write document। ठीक है, then I'll let's say write e is equal to mc square, या a square plus b square is equal to a square plus b square is equal to a plus b a minus b। ठीक है, ऐसे कुछ I'll write the equation, then I'll just close the document by saying and the document। ठीक है, सो दिस इज द वे आई राइट इन द लेटेक्स लैंग्वेज, ताकि मेरा कंप्यूटर उसको समझ के डिकोड कर सके। तो इसमें मैं टैग डी जो है डॉक्यूमेंट स्टाइल आर्टिकल वो नहीं यूज करती हूँ, ये प्लेन टेक्स्ट के लिए होता है, इसमें स्टाइलिंग की जरूरत ही नहीं है, तो स्टाइल को मैं अवॉइड करती हूँ। ठीक है, सो दिस इज हाउ द लेटेक्स लैंग्वेज वर्क्स। नाउ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 11012 इज, बेसिकली आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जहां जब यहाँ बेस 2 का है, दैट मीन्स दिस इज अ बाइनरी लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि बाइनरी लैंग्वेज को कैसे हम कन्वर्ट करें डेसिमल में। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, कैसे सॉल्व करें। देखो इसमें नंबर नोट करो, क्या है 1101 और बाइनरी में है। तो इनको क्या करो आप ना, इनको यहाँ से ऐसे इंडिविजुअल लिखना शुरू करो, 1101। अब ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 2s टू पावर माइनस 1 से, देन इसको मल्टीप्लाई कर दो 2s टू पावर माइनस 2 से, देन आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2s टू पावर माइनस 3 से, देन 2s टू पावर माइनस 4 से। ठीक है, अब जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो इट विल कम अराउंड 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2s टू पावर 1 है माइनस 1 है, तो ये कुछ ऐसे लिखेंगे आप, तो आंसर आएगा 0.5। ठीक है, देन 2s टू पावर माइनस 2 को ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.25, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। देन ये 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ भी, तो आंसर आएगा 0। लास्टली 1/2s टू पावर 4। ठीक है, आप ये करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.0625। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब आपने इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आप इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब आप 0.5 को ऐड करेंगे 0.025 प्लस 0.25 देन 0.0625 से। ठीक है, तो जब इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 एंड 5 एंड 6 को प्लस करेंगे। मैं इसको थोड़ा क्लीन से लिखती हूँ, लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन फॉर यू। ओके, सो यहाँ देखो, तो सबसे पहले हमारे पास था 1, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया
2 माइनस 1 से, देन वी हैड 1 अगेन, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, देन वी हैड 0, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, देन वी हैव 1 अगेन, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। जब हमने 2 - 1 इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.5, प्लस ऐसे ही इसको लिखेंगे 0.2 दैट मीन्स 1/4, इसका आ जाएगा 0.25। ऐसे इसको 0 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0 ही, एंड इसको करेंगे 1/2 तो ये आ जाएगा 1/32, ठीक है, नॉट not 32, it will be 16, okay, not 32, 16 it will be, okay। तो उसके बाद देखो, उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0, इसको हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.0625, ठीक है। अब देखो, अब सबको ऐड कर लेंगे, 0.5, 0.25 एंड 0.625। अब आपने इनको ऐड करना है, 0.0625, सॉरी 625, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2, 5 + 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 11, 1 कैरी, ऊपर 1, 5 और 2 7, ऊपर से 1 करेंगे कैरी 6 पॉइंट, ऐसे ही और 0। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको इतना करके क्यों दिखाया, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपको स्कोर करना है, प्लीज़ नंबर सिस्टम वाला चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज करके ले जाइए, जितने भी कन्वर्जन्स वगैरह होते हैं इनको अच्छे से देख के करके ले जाइए, ओके। नाउ मूविंग ऑन, in a worksheet which of the following is not a cell referencing style? relative referencing, real time referencing, absolute referencing and mixed referencing। अब मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, जब हम referencing की बात करते हैं किसी भी सेल में, रोज एंड कॉलम्स होती हैं। अगर वर्कशीट की बात कर रहे हैं तो रोज एंड कॉलम से बनती है वर्कशीट, एंड दिस इज अ सेल। अब जब मैं इस सेल का रेफरेंस दे रही हूँ किसी और सेल के लिए, ठीक है, और ये सेल अब मैं कहीं पे भी ले जाऊं, इसकी पोजीशन में कहीं पे भी चेंज करूं, लेकिन हमेशा रेफरेंस यही रहेगा, तो इसको कहते हैं रिलेटिव, नहीं सॉरी, ये एक सेल है और जब मैं इसको कहीं पे भी ले जा रही हूं इसका रिलेशन यहीं पे रहेगा, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट। इसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंस में बेसिकली क्या होता है, ये आपकी एक वर्कशीट है लेट्स से, ठीक है, इसमें कुछ आपके कॉलम्स हैं और कुछ रोज हैं। मैंने पर्टिकुलरली इस रो को सिलेक्ट कर लिया और इस रो का रेफरेंस दे दिया मैंने इस वाली रो में। अब इस रो को लेट से मैंने रिप्लेस कर दिया और इसको मैं लेके यहाँ लेके आ गई, ठीक है। अब इसकी नई पोजीशन ये है, तो अगर ये जो रेफरेंस वाली रो है इसकी या रेफरेंस वाला सेल है इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो फिर तो ये है रेफरेंस, सॉरी, फिर तो ये बन जाएगा रेफरेंस। अगर पोजीशन चेंज होने के बाद इसमें वैल्यू में चेंज आता है तो फिर ये बन जाएगा रिलेटिव रेफरेंस, ये बन जाएगा रिलेटिव रेफरेंस। और इसकी पोजीशन चेंज करने के बाद भी अगर कोई चेंज नहीं आता तो तब ये बन जाएगा एब्सोल्यूट। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई हो। लेट्स से ये मेरा एक वर्कशीट है, मैंने इस वाले टेबल पे लिखा है 5 और इसी टेबल का रेफरेंस देके, इस टेबल का रेफरेंस देके मैंने यहाँ पे लिखा कि इसमें +3 कर दो और मेरा आंसर आ रहा है 8, क्योंकि 5 + 3 8 है। अब मैंने क्या किया, इस 5 वाले सेल को मैं यहाँ ले गई और यहाँ मैंने नंबर लिख दिया नया 2। अब अगर 2 + 3 करते, या 2 नहीं, लेट से मैंने लिख दिया 4। अब 4 + 3 करते ही अगर मेरा सेल चेंज होके नई वैल्यू दिखा रहा है 7, तो ये मेरा हो जाता है रिलेटिव रेफरेंस। इसका मतलब है कि ये वाली सेल जो है ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। वहीं पे मैं इस 5 को इस वाले नई जगह पे ले गई, लेकिन तब भी जो ये जो सेल था इसमें वैल्यू 8 ही एंटर है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंस कि भाई पोजीशन कुछ भी हो लेकिन सेल में जो वैल्यू लिखी है वो इंपॉर्टेंट है।
अब इन दोनों का एक मिक्स बनता है, वो बनता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। तो गलत आंसर होगा आपका रियल टाइम रेफरेंसिंग, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी होती ही नहीं है। मिक्स रेफरेंसिंग क्या होते हैं? ये मिक्स होता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट का। इसमें क्या होता है, जो रो और कॉलम है उनमें से एक को बिल्कुल फिक्स रखा जाता है और दूसरा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक जैसे कि मैंने सोच लिया कि रो फिक्स है, ठीक है, ये वाली रो जो है ये फिक्स है। अब इसकी वैल्यू को आप कहीं पे भी रो में चेंज कर दो तो कोई चेंज नहीं आएगा जिस सेल में रेफरेंस है। लेकिन जैसे ही आपने इसकी कॉलम को चेंज किया, इसको एक पोजीशन नीचे ले आए, तब वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये आपका होता है मिक्स रेफरेंसिंग। अब इसके साथ हम आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। which among the following which one among the following is used to combine several object module and libraries into a single executable program? interpreter, compiler, linker and loader। तो सबसे पहले आपको समझना है interpreter and compiler, तो ये दोनों तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसको चेंज करते हैं मशीन कोड में ताकि आपका कंप्यूटर समझ सके। ऑप्शन में बचते हैं आपके पास लिंकर एंड लोडर। अब आप देखो क्वेश्चन आपसे वैसे बेसिकली आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज को सिंगल एग्जीक्यूट प्रोग्राम में कंबाइन करता है, दैट मीन उसको लिंक करता है। तो ये काम किसका हो जाएगा, लिंकर का। वहीं पे लोडर क्या करता है, वो जितने भी कोड वगैरह है, जितना भी डेटा वगैरह है, उसको जब मशीन ट्रांसफर कर रही होती है या मशीन उसको एग्जीक्यूट कर रही है तो उसको लोड करने का काम करता है, उसको अपनी पोजीशन पे या जगह पे लाने का काम करता है लोडर। लिंकर का काम होता है सब चीज़ों को लिंक करके एक ही प्रोग्राम में लेके आना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ हमने ईओ एओ एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया है, एक बार रिवाइज कर लिया है। अब आई होप आपको ना कोई कंफ्यूजन होगा और आपके पास अब एक क्लियर आइडिया है कि कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। With this, we'll stop here. Now, students, if you are preparing for UPSC examination this year, EduTap is offering some course that I like to introduce to you. Okay, so let's go there. Now, this is basically our course, and here you can see you will get a complete idea of this course here. You just need to see this. Here you will get video lecture, you will get live classes, you will get study notes, you will get test series, doubt solving and one-on-one mentorship. Okay, इस कोर्स में आप बेसिकली डिसाइड कर सकते हो whether you want to go for the test series. If you are somebody जिसने पहले इस एग्जाम को दिया हुआ है, इस साल की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन है, तो you can go for our test series. इसके अलावा EduTap is also bringing you the special subject course, जहाँ पे आपको जैसे जो CSC के साथ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनकी तो प्रिपरेशन मिलती है, ठीक है, वो तो आपने कर रखी है, तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। बट जो आपके स्पेशल सब्जेक्ट हैं जो इस एग्जाम में आ रहे हैं आपके यूपीएससी ईपीएफओ में, जैसे कि आपके स्टैट्स, अकाउंटेंसी और बाकी जो आप देख रहे हैं, तो अगर आपको ये है कि ठीक है मेरे बाकी में मुझे सिर्फ टेस्ट चाहिए लेकिन इन सब्जेक्ट की मुझे प्रिपरेशन भी चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए, मुझे लाइव क्लासेस चाहिए समझने के लिए, मुझे चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए अपनी प्रिपरेशन को देखने के लिए, सो यू कैन गो फॉर आवर स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। बट इफ़ यू आर समबडी बिल्कुल स्क्रैच से प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छे से इस एग्जाम के लिए आप लिमिटेड टाइम में आप अपना बेस्ट प्रिपेयर करना चाहते हो, तो उसके लिए EduTap इज ऑफरिंग मास्टर कोर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स की A to Z बेसिक से हम प्रिपरेशन कराएंगे एंड एग्जाम लेवल की जो बेस्ट प्रिपरेशन आप लिमिटेड टाइम में कर सकते हो वो हम करके देंगे। सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट अलॉन्ग विद कंप्लीट जो चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज में मिलती हैं वो सब यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो कोर्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द कोर्स। ओके, सो यू कैन जस्ट क्लिक इट एंड देन यू विल बी एबल टू सी कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऑफर हो रही हैं। यू विल बी एबल टू सी प्राइसेस एंड यू जस्ट नीड टू गो फॉर बाय नाउ एंड देन यू विल बी एबल टू गेट दिस कोर्स एंड आप लाइव क्लासेस एंड बाकी चीज़ों को अच्छे से अटेंड कर पाओगे। ठीक है, आप कूपन अप्लाई करने के लिए कूपन कोड आप पहले पेज में देख सकते हैं, कूपन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे कूपन को अप्लाई कर सकते हैं। विद दिस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। Thank you so much.